ओके, तो एग्जाम्पल था कि एक ब्लॉक था इस तरीके, एक बॉल थी इस तरीके की जो इस तरीके से दो जगह से कनेक्टेड थी, एम मास की बॉल थी, ठीक है ना, यही तो था। तो मैंने पूछा था कि इस पे कौन कौन से फोर्सेज हैं जो एक्सटर्नल है और लग रहे हैं। एक तो इस पे mg है नीचे की तरफ, और इस तरफ एक टेंशन है T, इस तरफ एक टेंशन है T। अगर यही का यही इसका एफबीडी बनाया जाए तो बहुत आसान काम है। मान लो ये एंगल थीटा है, T का ये वाला कंपोनेंट mg के बराबर होगा, T का ये वाला कंपोनेंट इस वाले T के बराबर होगा। मान लो ये T है और ये T नॉट है, ठीक है ना। तो यहां पे इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, T cos थीटा इज इक्वल टू mg, ये होगा ना T cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट T cos थीटा होगा और ये वाला कंपोनेंट T sin थीटा, दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा T sin थीटा इज इक्वल टू T नॉट, ठीक है ना, ये इक्वेशन हो जाएंगी। अब मैंने ये कहा था कि इस वाली स्ट्रिंग को कट करना हमें यूं, एंड जस्ट आफ्टर कटिंग इसका एक्सेलरेशन बताना है कितना होगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन था। तो जस्ट आफ्टर कटिंग ये वाली चीज ऐसे जाएगी यूं, यानी कि जस्ट आफ्टर कटिंग वेलोसिटी की डायरेक्शन ये वाली होगी, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, ठीक। तो अब क्या होगा, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी तो जस्ट आफ्टर कटिंग जीरो होगी, ठीक है ना, और जो सेंटर की तरफ वाला एक्सेलरेशन है और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, उनके फॉर्मूले क्या क्या थे, ये क्या था, टेंजेंशियल क्या था, अल्फा क्रॉस आर, और ये क्या था, ओमेगा क्रॉस वी। आप देखो वी तो जीरो है, इसलिए वो एक्सेलरेशन जिसमें वी यूज होगा वो जीरो होगा, यानी कि सेंटर की तरफ वाला एक्सेलरेशन जीरो, तो केवल ये वाला एक्सेलरेशन होगा टेंजेंशियल। लेकिन थोड़ा सा आगे चलते ही, जैसे बॉल थोड़ा सा आगे चलेगी, इसमें तो वेलोसिटी आ जाएगी ना, अब वेलोसिटी आ गई तो ऊपर की तरफ ओमेगा क्रॉस वी आ जाएगा। इस केस में ओमेगा किस तरफ है, इस केस में ओमेगा किस तरफ है, ओमेगा कैसे निकलेगा, ओमेगा को ऐसे घुमाएंगे ना राइट हैंड को, देखो बॉल ऐसे आ रही है तो राइट हैंड को यहां पे ऐसे घुमाएंगे तो ओमेगा इस तरफ आ जाएगा, बात समझ में आई। अब ओमेगा इस तरफ है और ए सी वी किस तरफ है, वी इस तरफ होगा, ठीक है ना। कैसे रखेंगे हाथ, ऐसे रखेंगे, ओमेगा में ऐसे हाथ रखेंगे, यू फोल्ड होके वी में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये एसी, एसी की डायरेक्शन आ जाएगी ना, क्या आ जाएगी एसी की डायरेक्शन, ये वाली आ जाएगी। सोच के देख लो, चाहे आपकी मर्जी। समझ में आ रहा है क्या कुछ, यहां पे ओमेगा किस तरफ होगा, इस तरफ, ठीक है ना, बॉल किस तरफ जा रही है, इस तरफ, तो ओमेगा क्रॉस वी करना है, तो ओमेगा की तरफ हाथ करना है, ये रहा हाथ ओमेगा की तरफ, और ऐसे फोल्ड करना है कि ऐसे करते ही वी की डायरेक्शन में चली जाए फिंगर, तो ये तो ओमेगा हो गया, ओमेगा की तरफ ऐसे हाथ कर लिया, यूं कर दिया तो वी में चली गई ना, तो ये अंगूठा क्या देगा आपको, एसी, तो ये एसी की डायरेक्शन हो गई, ठीक। और एटी की डायरेक्शन तो ये वाली है ही, ठीक है ना, अल्फा क्रॉस आर, अल्फा निकल आएगा, थोड़ी सी स्ट्रगल करने से ही वो चीजें रोटेशन का पार्ट हो जाती है, यहां तक हमको नहीं पहुंचना है, ठीक है, पर आपको पता होना चाहिए। तो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम यहां पे जस्ट आफ्टर कटिंग वेलोसिटी तो जीरो है, तो बॉडी का अगर हम एफबीडी बनाए इसका, तो इस तरफ तो टेंशन टी है और इस तरफ क्या है, mg, ठीक। अब जस्ट आफ्टर कटिंग से इधर तो कोई एक्सेलरेशन टेंशन रहा नहीं, तो ये जो टेंशन है ये mg ने क्रिएट कर रखा है, टेंशन थोड़ी mg को क्रिएट कर सकता है, बताओ, टेंशन mg थोड़ी पैदा कर सकता है, mg टेंशन क्रिएट कर सकता है, और यहां पे mg के अलावा कोई और फोर्स है नहीं, तो mg ने ये टेंशन क्रिएट कर रखा है, इसलिए mg का एक कंपोनेंट mg cos थीटा ये t के बराबर होगा, ठीक है ना। यहां पे mg cos थीटा इज इक्वल टू t, इस वाली इक्वेशन में और इस वाली इक्वेशन में आप रिलेशन देखो क्या है, यहां पे t का cos थीटा mg के बराबर है और यहां mg का cos थीटा t के बराबर है, t की औकात देखो कितनी चेंज हो गई, t का कंपोनेंट mg हुआ करता था कभी, अब mg का कंपोनेंट t होता है जस्ट आफ्टर कटिंग, आपके सामने। क्या बात समझ में आई, क्लियर हो रहा है। अब जो ये mg का दूसरा कंपोनेंट है
ये टी में तो कोई कंट्रीब्यूशन दे ही नहीं सकता, ठीक है ना। टी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा ये, ठीक है ना। तो अब आप ये देखो, इस तरफ लगने वाला टोटल फोर्स कितना होगा, mg sin थीटा। अगर इसको m से डिवाइड कर देंगे तो इसी तरफ का एक्सेलरेशन निकल आएगा, ठीक है ना, F अपॉन m। तो यही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या हो गया यहां पे, g sin थीटा, दैट्स इट। ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो गया, ठीक। थोड़े टाइम के बाद, ठीक है, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, ये बॉल थोड़ी सी आगे आ जाएगी। बॉल आगे आ गई तो वेलोसिटी आ जाएगी। उस टाइम का भी एफबीडी में बना के दिखा देता हूं आपको। ये बॉल है, बॉल इस तरफ चल रही विद सम वेलोसिटी v, तो इसका एक्सेलरेशन इस तरफ आ जाएगा v स्क्वायर बाई आर। अब v स्क्वायर बाई आर कहां से आया, इसको देखो, AC इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस v। ओमेगा और v हमेशा 90 डिग्री पे होंगे, ओमेगा और v हमेशा 90 डिग्री पे होंगे। v तो ऐसे चलेगा और ओमेगा ऐसे होगा, तो v तो इस बोर्ड पे रहेगा और ओमेगा इस बोर्ड से ऐसे होगा, तो दोनों में 90 का होगा। इसका मतलब AC इज इक्वल टू होगा ओमेगा v इस केस में। और v को क्या, ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, v बाई आर, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं v बाई आर, क्योंकि देखो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ज्वाइनिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग तो हमेशा आर रहेगी और आर के परपेंडिकुलर ही चलेगी वेलोसिटी। आप देखो वेलोसिटी तो इसके परपेंडिकुलर ही होगी ना इस तरफ, और ये आर, तो ये चीज v बाई आर हो जाएगी और ये v हो जाएगी, कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर। ये हो गया AC। AC का फॉर्मूला कहीं से ऐसे नहीं टपका, इसी से निकल के आया ये। और ये कौन सा फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ लाइन ज्वाइनिंग वाला लिखाया था ना फॉर्मूला, ये वही है। क्लियर। तो एक एक्सेलरेशन इसके बराबर इस तरफ आ जाएगा जब ये इधर आ रहेगा। तो अब इसका एफबीडी बनाते हैं। इसमें इस तरफ तो टेंशन T होगी, इस तरफ क्या लग रहा होगा, mg। mg का एक कंपोनेंट इस तरफ लग रहा होगा mg कॉस थीटा, और mg का एक कंपोनेंट इस तरफ लग रहा होगा mg साइन थीटा। क्या इस कंपोनेंट का टेंशन में कोई कंट्रीब्यूशन हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इसका कोई कंट्रीब्यूशन टी में क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90। इसका कोई कंट्रीब्यूशन उसमें हो ही नहीं सकता। कंपोनेंट टी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में 0 आएगा, ठीक है ना। तो अब आप ये देखो, इस बॉडी पे इस तरफ लगने वाला नेट फोर्स, क्योंकि टी का तो कोई कंपोनेंट इस तरफ लगेगा नहीं, केवल mg का एक कंपोनेंट लग रहा है इस तरफ। तो इस केस में AC तो इसका v स्क्वायर बाई आर हो गया, और AT यहां पे फिर से g साइन थीटा हो गया, और कुछ है ही नहीं जब फोर्स। T का तो कोई कंट्रीब्यूशन है ही नहीं इस साइड में, और T की साइड में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो इस डायरेक्शन में लगने वाला नेट फोर्स mg साइन थीटा ही तो है, और इस डायरेक्शन में लगने वाले नेट फोर्स को m से डिवाइड कर दो तो इस डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आ जाएगा, तो AT ये आ गया। यही का यही इसका एफबीडी बनाया जाए इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में एफबीडी आएगा T माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि MA। ये MA है, इस तरफ वाला A है ना ये, तो ये वाली इक्वेशन हमेशा के लिए ट्रू रहेगी। आजकल क्वेश्चन यही आ जाता है कि दो फ्रेंड्स हैं, सौरभ एंड गौरव, सौरभ ये लिखता है, गौरव ये लिखता है, कौन सा करेक्ट है कौन सा फॉल्स है। देखे ना क्वेश्चन आजकल के, इस टाइप से केवल इक्वेशन ही पूछ ली जाती है कि जिसके फंडे क्लियर है वो सही है कि नहीं है। कहीं कहीं पे वो दोनों इक्वेशन लिख देंगे, T cos थीटा इज इक्वल टू mg और mg cos थीटा इज इक्वल टू T। दोनों में से कौन सी सही है, दोनों अलग अलग टाइम पे सही है, ठीक है ना। जस्ट आफ्टर कटिंग कौन सी सही है, बिफोर कटिंग कौन सी है, कटिंग के थोड़े टाइम बाद कौन सी सही है, कटिंग के थोड़े टाइम बाद तो ये सही है। क्लियर हो रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जो सर्कुलर मोशन की डायनेमिक्स में आती है। क्लियर हुआ, इनको नोट करो फटाफट, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं।
आप लोग खुद की सीट्स को रीअरेंज करो और आगे आओ। ये 2 सीट और ये 2 सीट भरी होनी चाहिए। 8 जने हो आप, जल्दी हो गया। चलिए नेक्स्ट चीज देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लिखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स तो वही होता है जो सेंटर की तरफ लगता है ऑलवेज। सेंट्रीपिटल फोर्स को अगर मास से डिवाइड कर दें तो एसी आ जाएगा, सेंटर की तरफ वाला एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्चुअल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, एम इंटू एसी, ठीक है ना। अब इस सीडो फोर्स को तो सोचो भी मत क्या है, ठीक। जो बोलूंगा बस उतने समझने की कोशिश करना, आपको जो आता है ना उसको तो भूल जाओ, ठीक। क्योंकि फंडे यही है, अगर ये क्लियर नहीं हो तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक। बिल्कुल ध्यान से सुनना। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, कुछ लोग इसको नहीं पढ़ाते, ठीक है ना। लेकिन बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के सर्कुलर मोशन कुछ नहीं है। इसको नहीं पढ़ाएंगे पर आगे यूज कर लेंगे इनडायरेक्टली, फिर दिमाग पड़ जाता है कि ऐसा कैसे कर दिया। पहले यहां पढ़ना जरूरी है इसको। देखो 2 टाइप के फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों फोर्स कभी एक साथ नहीं आ सकते। सेंट्रीफ्यूगल होगा तो सेंट्रीपिटल नहीं हो सकता, और सेंट्रीपिटल होगा तो सेंट्रीफ्यूगल नहीं हो सकता, ठीक। क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सीडो फोर्स है, ठीक है। और सीडो फोर्स तभी मिलता है जब आप नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटेड फ्रेम पे बैठे होते हैं। सीडो फोर्स तभी तो दिखता है, या तो आप नॉन इनर्शियल फ्रेम पे हो या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम पे हो, दोनों का मतलब एक ही है। सीडो फोर्स तभी आ सकता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सीडो फोर्स है। और सेंट्रीपिटल फोर्स एक ओरिजिनल फोर्स होता है, ओरिजिनल फोर्स जो सिस्टम में ही रहता है कहीं पे, ठीक है ना। इसलिए ये कभी सीडो फोर्स हो नहीं सकता। ओरिजिनल फोर्स का मतलब क्या है, ओरिजिनल फोर्स का मतलब तो ये है जो ग्राउंड पे खड़े होकर दिखाई देगा, ठीक है। अब ये ग्राउंड पे खड़े होकर दिखाई देगा तो ये कभी भी सीडो फोर्स नहीं हो सकता। इसलिए ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों एक साथ क्वेश्चन में कभी नहीं आ सकती, इसलिए कभी कंफ्यूज भी नहीं कर सकती। आप डिसाइड कर लो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से करना है या सेंट्रीपिटल फोर्स की हेल्प से करना है। दोनों चीजें कभी एक साथ आ ही नहीं सकती, तो आप चाह के भी इनमें कंफ्यूज नहीं हो सकते, ठीक है ना। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो जबरदस्ती कर रहे हो खुद के साथ। एक्चुअली में यू आर कंफ्यूज्ड, मशीन खराब है, ठीक है ना, तो उससे प्रोडक्ट भी खराब निकलेंगे। जब ये दोनों चीजें एक साथ हो ही नहीं सकती, कोई 2 चीजें एक साथ हो ही नहीं सकती, ठीक है ना, तो आप उनमें कंफ्यूज कैसे हो सकते हो। या तो पूरे क्वेश्चन को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से करो, या फिर पूरे क्वेश्चन को सेंट्रीपिटल फोर्स की हेल्प से करो। क्या कुछ समझ में आया, कुछ क्लियर हो रहा है। अब सुनना ध्यान से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। मान लो एक एम मास की बॉल है और कोई इस रस्सी को यहां पे बांध के ऐसे घुमा रहा है इसके चारों तरफ। ये रस्सी है, एम मास है, और इसको ऐसे घुमा रहा है ओमेगा से यूं, ठीक है ना। यहां पे कोई बैठा हुआ है, पकड़ के ये भी घूम रहा होगा। क्या ये खुद को घूमते हुए मानेगा, खुद को स्टेशनरी मानेगा है तो, और ये बोलेगा मेरे सामने एम मास है और वो मेरे सामने ही है, कहीं जा ही नहीं रहा, पूरी दुनिया घूम रही है उल्टी, मैं तो यही हूं। यही तो सोचते हैं लोग, कोई ट्रेन में बैठा हूं मैं यही हूं, पूरी दुनिया पीछे जा रही है। यही तो होता है परसेप्शन, यही तो होता है। इसी तरीके से तो हम फिजिक्स पढ़ते हैं। तो ये जो यहां पे बैठा है इसको ये एम मास, ठीक है ना, ये जो हाथ से इसने टाइट ये स्ट्रिंग पकड़ी हुई है यूं, ये बिल्कुल सामने ही दिखेगी, कहीं हिलेगा ही नहीं मास। क्या इसको मास को देखने के लिए मुंडी हिलानी पड़ेगी? अगर इसे इस मास को देखने के लिए मुंडी हिलानी नहीं पड़ रही है तो क्या इसके अकॉर्डिंग ये घूम रहा है? आपके अकॉर्डिंग कौन सी चीज घूमती है?
जिसे देखने के लिए मुंडी घुमानी पड़ती है। इसको इसे देखने के लिए मुंडी घुमाने की जरूरत नहीं है, तो इसकी जिंदगी में ये घूम नहीं रहा, इसके अकॉर्डिंग ये रोटेट नहीं हो रहा। क्या बात समझ में आती है? बात खत्म, कुछ भी हो रहा पर ये नहीं बोल सकता कि रोटेट हो रहा है। रोटेट हो रहा, बताओ तुम्हारी मुंडी घूम रही है क्या? कैसे रोटेट हो रही है चीज? हो ही नहीं सकती। ये काम मैं इस तरीके से भी कर सकता था कि मैं यहां पे एक स्ट्रिंग लेता और यूं करके यहां पे एक थ्रेड बांधता, यहां पे एक आदमी को खड़ा करता और यहां पे एक बॉल रखता। पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसमें अलग चीज भी सोचने लगते हैं लोग बाग। यहां पे एकदम क्लियर है, अगर मैं इस ओमेगा को बढ़ा दूंगा और तेज घुमा दिया तो जिस स्ट्रिंग को इसने पकड़ रखा है वो और टाइट हो जाएगी या ढीली हो जाएगी? टाइट हो जाएगी। क्या बात समझ में आई? क्या कुछ समझ में आया? अगर स्ट्रिंग पे बैठा है ये, तो ये स्ट्रिंग को ऐसे पकड़ी से तो फील हो रहा है कितनी टाइट है स्ट्रिंग। अगर तेज घुमा दे तो स्ट्रिंग और टाइट हो जाएगी, और टाइट हो जाएगी या नहीं? सोचो। ठीक, तेज घुमाने से ज्यादा टाइट हो गई। अब इसकी दुनिया में देखा जाए तो स्ट्रिंग ऐसे है, एम मास वहां पे, इस स्ट्रिंग पे उधर की साइड फोर्स लगा के टाइट किया जा सकता है या इधर की साइड? उधर फोर्स लगा के टाइट किया जा सकता है। तो इससे पूछा जाए तो ये बोलेगा देखो मुझे कुछ दिख तो रहा नहीं है फोर्स लगाते हुए, पर ये स्ट्रिंग टाइट हो चुकी है। इसका मतलब कोई ऐसा है भूत जो इस तरफ फोर्स लगा रहा है, इसीलिए तो स्ट्रिंग टाइट हुई है। कुछ समझ में आया क्या? ये जो फोर्स इसको इस तरफ लगते हुए दिख रहा है, दिस इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ठीक, इमेजिन करो खुद को कि आप किसी रस्सी पे बैठे हुए हो और पीछे रस्सी कहीं बंधी हुई है, ठीक, और आगे उसमें एम मास लगा हुआ है और वो टाइट है। थोड़ी देर में टाइटनेस और बढ़ गई तो स्ट्रिंग को, उस एम मास को इधर धकेल के टाइटनेस बढ़ेगी या उधर खींच के टाइटनेस बढ़ेगी? उधर खींच के टाइटनेस बढ़ेगी ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर इसको स्ट्रिंग टाइट होते हुए दिखती है तो इसका मतलब कोई इस तरफ फोर्स लगा रहा है बाहर की तरफ, ठीक, और ये चीज गोल गोल घूम रही है ऐसे करके यूं, और बाहर की तरफ फोर्स लगते हुए इसको फील हो रहा है। और इससे पूछा जाए इसका एक्सेलरेशन कितना है तो क्या बोलेगा? एम मास का कितना बोलेगा? डरो मत, जो समझ में आ रहा बोलो। 0 बोलेगा, बात खत्म। फिजिक्स ऐसी है, इसी तरीके से समझ आती है वो। ठीक, अगर घूमती हुई चीज पे ही बैठ गए तो उसका एक्सेलरेशन 0 दिखेगा और उस पे हमेशा एक बाहर की तरफ लगते हुए फोर्स दिखेगा जिसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो फोर्स हमेशा किसके बराबर होगा? mv² बाई आर के। क्या बात समझ में आई? कुछ क्लियर हुआ? इसका मतलब इसको अगर आपने घूमती हुई बॉडी पे ही बैठ के काम किया तो घूमती हुई बॉडी का एक्सेलरेशन 0 लिखोगे और बाहर की तरफ फोर्स लगते हुए दिखाई देगा mv² बाई आर। आप खुद देखो, जिस स्ट्रिंग पे ये बैठा है वो टाइट हो रखी है, टाइट हो रखी है, पीछे वो किसी पोल से जुड़ी हुई है, उसके अकॉर्डिंग कुछ घूम रहा नहीं है वो, तो स्ट्रिंग पे किस तरह फोर्स लग रहा होगा कि वो टाइट है? बाहर की तरफ ना। तो इसके अकॉर्डिंग फोर्स केवल इसी तरफ लगता है, इस तरफ फोर्स लगे तो ढीला हो जाएगा, गिर जाएगा नीचे। बात समझ में आई ना? इसलिए जो घूमती हुई बॉडी पे ही बैठ जाता है, रोटेटिंग फ्रेम पे ही बैठ जाता है और उस पे बैठ के काम करता है, तो उसको एक्सेलरेशन तो 0 दिखता है और बाहर की तरफ फोर्स दिखता है mv² बाई आर। ठीक है ना? यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और हमेशा यही होगा। ठीक, मान लो यहां पे एक इस तरीके का प्लेन, ये मान लो डब्बा है ये, और इसको इसके अबाउट ऐसे घुमा रहे हैं, यूं घूम रहा है डब्बा। यहां पे एक इंसान बैठा है, दीवार पे दुखी है, दीवार पे लग के बैठा हुआ है, यहां पे इसको एक बॉक्स पड़ा हुआ है, इसका संदूक, किसी ने तेज घुमा दिया इसको तो संदूक आके इस पे चढ़ जाएगा। सोचो, अगर तेज घुमा दिया तो खिसक के इसके ऊपर नहीं चढ़ जाएगा? तो इसको लगे कौन है डब्बे में, ठीक है ना? संदूक खिसक के इधर आ रहा है, इसको दिखेगा थोड़ी कोई, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो रूम है, बंद है, इसको कुछ थोड़े, रूम भी चल रहा है, ये भी चल रहा है, तो इसको कुछ चलते हुए ही नहीं दिखाई देगा। तुम जरा सा तेज घुमा, संदूक से इधर आ गया। या छोड़ो, एक यहां पे स्प्रिंग लगा हुआ है ऐसे करके, ब्लॉक बंधा हुआ है यहां पे,
जितना तेज घुमाओगे स्प्रिंग ब्लॉक इसकी तरफ आता चला जाएगा। सोच के देखो, तो इसको ये नहीं लगेगा कोई स्प्रिंग को ऐसे खींच रहा है, मेरी तरफ धकेल रहा है स्प्रिंग को। यही कौन सा फोर्स होगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा, जो इसको दिखेगा लगते हुए। ठीक है ना? अगर स्प्रिंग को काट दिया जाए तो ब्लॉक इसके ऊपर चढ़ जाएगा। तो भले ही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सीडो फोर्स है, पर चोट लग जाती है उसकी वजह से कभी कभी। उसका एक्शन रियल है, फोर्स भले ही सीडो फोर्स हो, आप भले ही बोलते हो। तो मेरे हिसाब से तो जो सर्कुलर मोशन है उसमें फोर्स बाहर की तरफ लगते हैं, मेरे हिसाब से तो बाहर की तरफ लगता है। और पूरी दुनिया सर्कुलर मोशन को सेंट्रीपिटल फोर्स की हेल्प से पढ़ती है, अंदर की तरफ लगने वाले फोर्स से। अब आप एक चीज बताओ, अगर हम मान रहे हैं कि इस तरफ फोर्स लग रहा है, इस तरफ, तो तभी तो मान रहे हैं जब रोटेटिंग फ्रेम में ही बैठे हुए हैं, और रोटेटिंग फ्रेम में बैठ के एक्सेलरेशन कितना दिखता है? 0। तो याद रखिए, जब भी आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज कर रहे हो तो जो बॉडी रोटेट कर रही हो उसका एक्सेलरेशन 0 लेना जरूरी है। उसका एक्सेलरेशन 0 लो, तब जाके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज कर पाओगे आप। ठीक है? अब इसी वाले केस को मैं बिना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है ना? इस वाले केस को, ठीक, पता नहीं मैं आपको और कंफ्यूज कर दूंगा या आपके फंडे क्लियर कर दूंगा, पता नहीं। ठीक है ना? पर मुझे दोनों केस क्लियर है एकदम। आप कंफ्यूज हो गए, यू आर कंफ्यूज्ड। दोनों अलग अलग चीजों को फिर जोड़ दिया आपने। मैंने यही तो कहा, या तो सेंट्रीपिटल फोर्स से काम कर लो या सेंट्रीफ्यूगल से काम कर लो। ठीक है ना? सेंट्रीफ्यूगल सोचोगे तो बाहर के थ्रेड को नहीं सोच रहे, इसकी दुनिया में थ्रेड है ही नहीं है। जो डब्बे में बंद है ना, इसको पता नहीं थ्रेड कहीं लगा हुआ है क्या, इसको तो दिख रहा है ये रहा ब्लॉक और अब चढ़ेगा ही मेरे ऊपर आके। ठीक है ना? इसको कुछ मतलब नहीं है। अब ये बताओ ब्लॉक आगे क्यों जा रहा है? ठीक है ना? उसका रीजन मैं अभी समझा देता हूं, शायद आपको समझ आ जाए, शायद आपको समझ आ जाए। मान लो ये अंदर वाला, ये नीचे वाला केस ले रहे हैं हम, और इसको